नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एग्रीकल्चर मार्केट्स से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम इशू डिस्कस करेंगे फ्रीडम एंड आइडेंटिटी का। देखो, इस आर्टिकल में जो बातें हैं, हिंदू का ये आर्टिकल है, इसमें जो बातें हैं थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं जो जीएस पेपर 1, 2, 3 में इस्तेमाल होंगी, इसकी संभावना कम है। बट ऐसे में या फिर एथिक्स में इस आर्टिकल की कुछ बातों को एज ए फोल्डर पॉइंट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और सबसे लास्ट में एथिक्स का छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर मार्केट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी समस्या ये है, फसलों की कटाई हो जाने के बाद स्टोरेज की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। स्टोरेज फैसिलिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा वीक है। इवन फसलों की कटाई के बाद उनकी प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज भी काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान देखो सीधा सीधा ये होता है, एक तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ पेरिसेबल आइटम्स का, जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं। आप देखो, इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। इनको अगर लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियां आपकी खराब हो जाएंगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, किसानों को भी उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते, क्योंकि देखो, किसान को पता है अगर फसल को जल्दी नहीं बेचा गया तो फसल खराब हो जाएगी, बाद में फसल कोई खरीदेगा नहीं। दूसरा, किसान के पास देखो इतने पैसे होते भी नहीं हैं। किसान ने कैसे ना कैसे करके बहुत बार कर्ज लेकर फसल को उगाया होता है, तो किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो इंतजार करे कब मार्केट में उसको फसल के उचित दाम मिले और तब जाके वो अपनी फसल को बेचे। नहीं, किसान तो डिस्ट्रेस्ड सेलिंग काफ़ी बार कर देता है। मतलब डिस्ट्रेस में आके पैसों की आवश्यकता है और जल्दबाजी में फसल बेच दी गई, लेकिन फसल उचित दाम पर नहीं बिकी। बट किसान क्या करे, उसकी मजबूरी थी, इसलिए किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ी। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान होगा कि फसल की कटाई के बाद स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। फसल की प्रोसेसिंग के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट है इसमें, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम का और एग्री फ्यूचर मार्केट्स का। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। देखो, हाल ही में सरकार ने 3 अमेंडमेंट्स किए हैं और इसके लिए सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई है। सबसे पहले अमेंडमेंट्स इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का ये एक्ट है। इसके अनुसार लिमिटेशंस थी, जैसे कुछ सीरियल्स और कुछ कमोडिटीज को एक लेवल से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। अगर कोई स्टोर करके रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। अब देखो, कोई लिमिटेशन नहीं होगी स्टोर करने की, तो मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा 2 और भी ऑर्डिनेंस आए हैं। एक, अभी किसानों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। एपीएमसी मंडीज के बाहर जाकर भी किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। और सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में भी एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने साइन किया है। देखो, इन ऑर्डिनेंसेस के अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इस्टेब्लिश किया है। यहां पर देखिए, टोटल वैल्यू है इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 1 लाख करोड़। अगले 4 सालों में ये फंड जो है यूटिलाइज होगा। इस फंड को इस्टेब्लिश करने का मकसद भी यही है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इसके अलावा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी बिल्ड करना, ताकि फसलों की प्रोसेसिंग हो सके, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। और देखो, ये जो 1 लाख करोड़ का फंड है, ये लार्जली यूटिलाइज किया जाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन
ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही इस 1 लाख करोड़ के फंड से लोन ले सकती हैं। इवन इंडिविजुअल्स जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी लोन ले सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग फैसिलिटी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? ये देखो, मेनली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं फार्मर्स की। मतलब सिंपल भाषा में बात करें, काफ़ी सारे किसान एक साथ आते हैं, मिल के या तो कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं या फिर कोई सोसाइटी बनाते हैं। मकसद होता है कि शेयर्ड बेनिफिट हासिल किया जा सके। जैसे देखो, एक किसान अपनी फसल को बेचता है तो उसके पास बार्गेनिंग पावर कम होती है, लेकिन 100 किसान मिलके अपनी फसल बेचेंगे तो किसी बड़ी कंपनी को वो फसल बेच सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड। तो 100 किसानों की मिला के जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है, इनको अपनी फसलों के उचित दाम मिल जाते हैं। तो इसलिए 100 किसान एक साथ आए तो सबको फायदा हुआ। उन्होंने मिलके चाहे सोसाइटी बनाई हो या फिर कंपनी बनाई हो या फिर किसी और कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो। मकसद यही होता है फार्मर्स का एक साथ आना शेयर्ड बेनिफिट के लिए। डेफिनेशन काफ़ी बार लिखनी पड़ती है, इसलिए जानना जरूरी है। ये देखो, जो 1 लाख करोड़ का फंड इस्टेब्लिश हुआ है, ये मेनली लोन के तौर पे यूटिलाइज होगा। सरकार का सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए लगेगा, वो भी सरकार सब्सिडी देगी। मतलब मान लीजिए कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट कम लगेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। मतलब थोड़े बहुत जो इंटरेस्ट रेट है वो सरकार के द्वारा भर दिया जाएगा जिसने लोन लिया है उसकी तरफ से बैंकों को। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, चलो ये सब स्टेप्स तो ठीक हैं, बट दिक्कत ये है ना कि किसान के पास पैसे नहीं होते। तो जैसे ही फसल कटी, क्योंकि किसान ने कर्ज लिया होता है, फसल कटते ही किसान की कोशिश होती है कि फसल को बेचा जाए और जो कर्ज लिया है उसे चुकाया जाए। तो किसान स्टोरेज फैसिलिटीज को अवेल नहीं करेगा। तो आवश्यकता तो ये है ना कि ये इंश्योर किया जाए कि किसान को एकदम से अपनी फसल ना बेचनी पड़े। और ये कैसे इंश्योर होगा? इसके लिए देखो, एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए वेयर हाउस है, किसान ने अपनी फसल काटी और किसान अपनी फसल लेके जाएगा वेयर हाउस में जमा कराने के लिए। वेयर हाउस में किसान की फसल को जमा कर लिया जाएगा, उसके बदले में किसान को थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होगी, वेयर हाउस में फसल खराब नहीं होगी, और इसके बदले में किसान अपनी फसल छोड़ेगा और वेयर हाउस वाले किसान को उसकी रिसिप्ट दे देंगे। अब देखो, उस रिसिप्ट की सहायता से किसान लोन प्राप्त कर सकता है। मतलब बैंक में जाके बोल सकता है, देखो मेरी फसल जो है अभी वेयर हाउस में रखी है, मैंने नहीं बेची है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं कब मुझे मेरी फसल के उचित दाम मिलेंगे तब बेचूंगा, लेकिन मेरे पास रिसिप्ट है, आप ये रिसिप्ट रखकर मुझे लोन दे दीजिए, ताकि मैं जो मैंने लोन लिया है वो मैं चुका सकूं और अगले फसल की तैयारी कर सकूं। ये सिस्टम तो देखो अच्छा है, बट एक तो अवेयरनेस की कमी है किसानों में, दूसरा हर जगह वेयर हाउस है भी नहीं, तीसरा बैंक थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, बैंक लोन जल्दी से देते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक काम ये किया जा सकता है, जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये किसानों को लोन दे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे होंगे। अभी तक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन हासिल करती थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, कितना, 18 से 22%। अब देखो, ये खुद फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इतना महंगा लोन देंगी तो ये कैसे लोन देंगी सस्ता फिर आगे किसानों को। लेकिन अगर इन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल मिल जाए तो ये किसानों को सस्ता लोन दे सकेंगी। इसलिए आवश्यकता ये है कि नाबार्ड फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल दिलवाए, यानी पैसा दिलवाए। कितने इंटरेस्ट रेट पर? 4 से लेकर 7% के बीच इंटरेस्ट रेट पर। इससे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फर्दर सस्ता लोन दे सकेंगी किसानों को। यह तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात है एग्री फ्यूचर मार्केट स्कीम। एग्री फ्यूचर मार्केट्स में क्या होता है,
ट्रेड होता है, जैसे देखो करेंसीज का ट्रेड होता है, उसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनका भी ट्रेड होता है। फ्यूचर्स में इस प्रकार से मैकेनिज्म काम करता है, पहले से तय हो जाता है। मान लीजिए किसान अपनी फसल को अभी उगा रहा है, तो अभी से तय हो जाएगा कि मैं आपको इतना टन वीट दे दूंगा 20 अक्टूबर को इस प्राइस पर। तो पहले से ये डिसाइड हो जाता है। इससे किसान भी निश्चिंत हो जाता है कि हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मुझे इतना टन वीट देना है बायर को इस प्राइस पर, इस डेट पर। तो किसान अपनी फसल के दाम को लेके निश्चिंत हो जाते हैं। देखो, पहले तो हमारे देश में काफ़ी ट्रेड होता था एग्री फ्यूचर मार्केट्स में, बट पिछले कुछ सालों में एग्री फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा है। यहाँ पर आंकड़े भी दिए हुए हैं। जैसे 2019 में हमारे देश में सिर्फ 4.5 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ एग्री फ्यूचर मार्केट में, और 2019 में तो ये और भी ज़्यादा कम हो गया, 1.5 लाख करोड़। ना सिर्फ वैल्यूएशन कम हुई है बल्कि वॉल्यूम्स भी कम हुई हैं। जबकि चाइना और यूएसए से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे एग्री फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकार ज़्यादा प्रमोट करती नहीं है एग्री फ्यूचर मार्केट्स को, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि इन मार्केट्स के कारण एग्रीकल्चर से संबंधित जो कमोडिटीज़ हैं उनके दाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कमोडिटीज़ के प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बट आज इस आर्टिकल में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो मार्केट्स तो सिर्फ प्राइसेस को शो करती हैं, इससे किसानों को पता लग जाता है, काफ़ी फायदा होता है। किसानों को पहले से पता लग जाता है कि फ्यूचर में कितने में हमारी फसल बिक सकती है, तो वो इस बारे में निश्चिंत हो जाते हैं कि जब फसलों की कटाई करेंगे तब क्या दाम होंगे, उनकी चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि इन मार्केट्स में ट्रेड करके किसान फ्यूचर्स में ट्रेड कर लेते हैं और पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इतनी फसल हम प्रोवाइड कर देंगे इस डेट को, इस प्राइस पे, तो उनकी चिंता खत्म हो जाती है। इसलिए राइटर का पॉइंट ये है कि सरकार इन एग्री फ्यूचर मार्केट्स को प्रमोट करे ताकि किसान पूरी अवेयरनेस के साथ इन एग्री फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड कर सकें और अपनी फसलों के उचित दाम हासिल कर सकें, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें, जैसे कौन सी फसल उनको उगानी चाहिए, कौन सी नहीं उगानी चाहिए, फ्यूचर में कौन सी फसलों के उनको उचित दाम मिल रहे हैं। ये सारे डिसीजंस किसान ले सकेंगे अगर वो ट्रेड करते हैं एग्री फ्यूचर मार्केट्स में। तो लास्ट में समराइज करते हुए 4 सजेशंस राइटर देते हैं। नाबार्ड 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करें और बेसिक स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करें इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सहायता से। इसके साथ साथ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाए उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। दूसरा सजेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एग्री फ्यूचर मार्केट्स में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करें। चाइना में भी ऐसा ही हुआ है, इस वजह से वहाँ पे एग्री फ्यूचर मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं। तीसरा सजेशन, जो बैंक लोन देते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और ट्रेडर्स को, वो बैंक्स भी कमोडिटी फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट करें री इंश्योरर के तौर पर। इससे देखो एग्री मार्केट्स जो हैं उनकी हेल्थी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट में जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, मार्केट फ्रेंडली होनी चाहिए। हमने पास्ट में देखा है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एग्री फ्यूचर मार्केट्स के संदर्भ में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, बार बार इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन नहीं, सरकार की पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, मार्केट फ्रेंडली होनी चाहिए एग्री फ्यूचर मार्केट्स के संदर्भ में। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जा सकता है, देखो अभी तक सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उनका स्वागत होना चाहिए, बट कुछ और स्टेप्स सरकार को लेने की आवश्यकता है अगर सरकार वास्तव में चेंज लाना चाहती है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रियल फ्रीडम के बारे में है। आप ऐसे और एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो रामायण के काफ़ी सारे वर्जन हैं,
लेकिन जो वर्जन सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास राम राज्य की बात करते हैं रामायण में। राम राज्य एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर सब फ्री होंगे वो सब कुछ करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। उनको ना कोई डर होगा, ना दुख होगा, ना कोई डिजीज होगा। इवन महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते हैं, जिसमें वो शेयर्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। मतलब दोनों जो वर्जन्स हैं राम राज्य में के, दोनों वर्जन्स में मेन जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो फ्रीडम को दी गई है। मतलब लाइफ का जो मेन एम है वो फ्रीडम हासिल करना है। इसका मतलब तो देखो ये हुआ, जैसा हम जानते हैं कि लाइफ फ्री नहीं है, हम सब किसी ना किसी प्रकार से बंधे हुए हैं, पूरी तरह से हम फ्री नहीं हैं। बट क्वेश्चन उठता है कौन सी चीज़ हमको बांध रही है, कौन सी चीज़ रुकावट है फ्रीडम में। देखो हम सभी एक या फिर एक से अधिक कानूनों से बंधे हुए हैं। कानून होता क्या है, जब देखो कोई इवेंट या फिर फेनोमेनन बार बार अपने आप को रिपीट करता है तो इसका मतलब ये लॉ है। एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं सेब बनता है यानी एप्पल बनता है सीड से, बीज से। और देखो बीज से जो एप्पल बनता है उस एप्पल से बीज निकलता है, उससे फिर से एप्पल बनता है और उस एप्पल से बीज निकलता है, उससे फिर से एप्पल बनता है। तो ये साइकिल चलता आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एप्पल के बीज से यानी एप्पल के सीड से आम बन जाए या फिर कोई और फ्रूट बन जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही तो लॉ है। हमने क्या डिस्कस किया, लॉ है क्या? जब कोई इवेंट या फेनोमेनन अपने आप को रिपीट करता है बार 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 तो मतलब वो लॉ है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, देखो मछली पानी के अंदर जीवित रहती है, मछली उड़ नहीं सकती है, ये कानून है। उसी प्रकार से जो ईगल है वो पानी के नीचे तैर नहीं सकती है, ये कानून है, वो उड़ सकती है। हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये कानून है। बार बार ऐसा होता है इसलिए कानून है। तो मतलब कानून को तोड़ना, नेचर के अगेंस्ट जाना। अब नेचर के अगेंस्ट कोई जाता है मतलब अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। मछली अगर देखो पानी से बाहर आके उड़ने की कोशिश करेगी तो हो सकता है डेथ हो जाए, अपने लाइफ को रिस्क में डालने के समान है। तो क्वेश्चन उठता है क्या हम कभी फ्री हो सकते हैं? इसका आंसर राइटर देते हुए कहते हैं हाँ, हम फ्री हो सकते हैं। अगर देखो हम सब इन नेचर के लॉ से परे जाकर बहुत ज़्यादा कुछ गहराई में सोचें तो हम फ्री में हो सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, राइटर कहते हैं जो नेचर के ये लॉज हैं, इन लॉज से परे होकर अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में सोचें तो हम फ्री हो सकते हैं। जैसे राइटर एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई रस्सी है, रस्सी को बीच में से आपने गांठ मार दी, नोट डाल दिया। अब देखो नोट एक बार डल गया तो नोट को यह लगने लगता है कि मेरी जो रियल फॉर्म है यही है, मेरी जो रियल फिजिकल फॉर्म है वो यही है। बट देखो ऐसा नहीं है। जिस पर्सन ने गांठ मारी है, अगर वो सही स्थान से गांठ खोल देता है तो रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो मतलब जो गांठ थी, जो उसको इल्यूजन था कि मेरी असली फॉर्म यही है, वो इल्यूजन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गांठ खुलने के बाद रस्सी एक बार फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। इसी प्रकार से हमको फिलहाल ये लगता है हमारी जो फिजिकल फॉर्म है वो यही है। बट देखो जैसे गांठ को इल्यूजन था वैसा ही हमें इल्यूजन है कि हमारी रियल फॉर्म यही है। अगर हमें हमारी रियल फॉर्म के बारे में जानना है तो हमें नेचर के लॉ से परे जाके सोचना होगा, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना होगा। लेकिन फिर से क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारी रियल फॉर्म नोट की तरह नहीं है, कुछ और है, फॉर्मलेस है, तो उसके बारे में हमें पता कैसे लगेगा? राइटर कहते हैं देखो क्लासिकल इंडियन विजडम ये बोलता है, वो स्टेट है स्टेट अध्यात्मा। अध्यात्मा जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है, आदि प्लस आत्मा। मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान,
आत्मा के बारे में अवेयरनेस, आत्मा मतलब सेल्फ, तो इसका मतलब हुआ सेल्फ नॉलेज। अगर देखो हमें खुद के बारे में ज्ञान हो जाए, आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाए, तो हम फ्री हो सकते हैं, हमें हमारी फॉर्मलेस स्टेट के बारे में पता लग जाएगा। अभी फिलहाल हम सोचते हैं सिर्फ माइंड और बॉडी के बारे में, जबकि देखो माइंड और बॉडी जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट सोल है, हमारी आत्मा है, खुद के बारे में नॉलेज है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे राइटर एक और एग्जांपल देते हैं, हम देखो गर्म चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म, तो क्या हो सकता है, होठ जल सकते हैं, हमें लगता है चाय दोषी है, बट देखो चाय दोषी नहीं है होठ जलने के पीछे, चाय के अंदर जो हीट है वो दोषी है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर या फिर माइंड के अंदर जो आत्मा है वो रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। देखो एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछा था, इस लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज कौन सी है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, ह्यूमंस के पास देखो एक मोर्टल बॉडी है, सबको पता है कि एक समय आएगा कि हमें अपने शरीर को त्यागना पड़ेगा, बावजूद इसके ह्यूमन बीइंग्स ऐसे रहते हैं जैसे उनके पास ये बॉडी सदा रहेगी। वो लाइफ में ऐसी ऐसी चॉइसेस करते हैं जैसे उनकी बॉडी जो है सदा उनके पास रहेगी। ये लाइफ में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है, अजीब चीज़ है। ये बात युधिष्ठिर ने बोली थी यक्ष को। तो राइटर कहते हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास जितनी चॉइसेस होंगी उनके पास और ज़्यादा फ्रीडम होगी, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस अगर रहेंगी कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है या फिर कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, तो बल्कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। जितनी लिमिटेड आपकी चॉइसेस होंगी उतना ही आप कम कंफ्यूज होंगे। तो ये बिल्कुल असत्य है कि आपके पास अगर ज़्यादा साधन उपलब्ध होंगे, ज़्यादा चॉइसेस होंगी तो आप ज़्यादा फ्रीडम हो, ज़्यादा आपके पास मतलब फ्रीडम है। तो ये सारी बातें राइटर बोलते हैं और कहते हैं अगर देखो हमें रियल फ्रीडम हासिल करनी है तो सेल्फ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आत्मा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वो रियल फ्रीडम है। बाकी माइंड और बॉडी, इनसे तो सिर्फ आइडेंटिटी मिलती है। वो आइडेंटिटी समाज के द्वारा दी जाती है, दूसरे लोगों के द्वारा दी जाती है, बट उसके अनुसार एक्ट करना वो रियल फ्रीडम नहीं है। समझ गए? तो इसलिए माइंड और बॉडी से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सोल और उसके बारे में नॉलेज। फिर से बोलता हूँ, समाज जो है वो आपको आइडेंटिटी देता है, लेकिन उसके अनुसार आप एक्ट करोगे तो वो रियल फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम मिलेगी सेल्फ अवेयरनेस से। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। देखो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 20-22 मिनट की डिस्कशन थी, शायद पिछले हफ्ते की बात है। नया क्या हुआ है, देखो जब हमने ये इशू डिस्कस किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कोग्निजेंस लिया था प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए 2 ट्वीट्स के बारे में। अब हुआ ये है, लेटेस्ट ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहरा दिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। 20 अगस्त को प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाई जाएगी। 2 ट्वीट्स इनके द्वारा किए गए थे। एक ट्वीट में तो जो हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एक बाइक पर बैठे थे। आप यहाँ पर देखिए, प्रशांत भूषण ने अपने पहले ट्वीट में ये कहा था कि 50 लाख की बाइक चला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि बीजेपी लीडर की हैं, बिना मास्क के, बिना हेलमेट के। और दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन लगाया हुआ है और इस वजह से सिटीजन्स जो हैं फंडामेंटल राइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। देखो इस ट्वीट में बहुत सारी गलत बातें हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाइक नहीं चला रहे थे, ये सिर्फ एक पोज था। दूसरी बात, ऐसा नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बंद किया हुआ था। जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की वेरियस बेंचेस ऑनलाइन मामलों को सुन रही थी,
मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद रही बहुत दिनों तक, ऐसा नहीं हुआ था। तो प्रशांत भूषण के जो क्लेम्स हैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं इस ट्वीट में। और दूसरा ट्वीट एक प्रकार से आरोप था पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, जिन्होंने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया और इस वजह से पिछले 6 सालों में जो डेमोक्रेसी है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये 2 ट्वीट्स थे जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया था और अब प्रशांत भूषण को दोषी पाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुडिशरी की डिग्निटी को हर्ट करने का सजा सुनाई जाएगी 20 अगस्त को। आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, ये बात सच है कि प्रशांत भूषण के जो क्लेम्स हैं वो सारे सच नहीं थे, बट ऐसी बातें तो जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके द्वारा भी बहुत बोली गई हैं। जैसे देखो एक जज हैं AP शाह, उनके द्वारा बहुत क्रिटिसिज्म भरी बातें बोली गई हैं जुडिशरी के अगेंस्ट। इवन सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर जजेस थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के, वो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ आ गए थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि एग्जीक्यूटिव के दबाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, वो मास्टर ऑफ रोस्टर को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया था, लेकिन तब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा। आर्टिकल में देखो ये भी बोला जाता है कि जजेस के जो शोल्डर्स हैं वो इतने चौड़े होने चाहिए कि इस प्रकार की बातों को इग्नोर कर दें। इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कई सारी जजमेंट्स इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, बट इस प्रकार से किसी वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट करना, अपने आप से दोषी ठहराना और अब सज़ा दी जाएगी, इससे बल्कि जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसकी इज्जत कम होती है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारे आरोप लगे हैं पिछले कुछ सालों में कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 से संबंधित जो केसेस हैं वो 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया पेंडिंग है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मामलों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। कहा जाता है जैसे यही केस प्रशांत भूषण का जो केस था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि और बहुत सारे जो मामले हैं फिलहाल पेंडिंग हैं। हमारी जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, बिना एग्जीक्यूटिव के दबाव में आए, जैसी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने करी थी। और डेमोक्रेसी देखो चलेगी भी ऐसे, रूल ऑफ लॉ ऐसे ही इंप्लीमेंट होगा। डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पर टिकी हुई हैं, तीनों का एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस है, बट एक पिलर अगर टूट जाता है या फिर दूसरे पिलर के आगे घुटना टेक देता है तो छत जो है वो गिर जाएगी, यानी हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स का छोटा सा पोर्शन देख लेते हैं। काफ़ी बार देखो यूपीएससी डिफरेंस के बारे में पूछ लेती है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। दोनों सेम से लगने वाली टर्म्स हैं तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन आ जाती है। कई बार हम समझते हैं बट लिखना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये डेफिनेशंस आप याद कर सकते हो, एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक प्रकार से आंसरेबिलिटी। आप कोई डिसीजन लेते हो, आप कोई एक्शन लेते हो, तो जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आपने एक्शन लिया है, उसके फाइनल कंसिक्वेंसेस जो भी होंगे उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी आंसरेबिलिटी होगी। ये मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी का। जैसे देखो पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उनको लेकर चर्चा होती है, सांसद जो हैं सरकार के फैसलों को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार से फिक्स की जाती है। सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं उसका परिणाम क्या हुआ है उसको लेकर चर्चा होती है, ताकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। तभी तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कोई मंत्री एक्शन लेता है लेकिन उससे नुकसान हो जाता है देश को, तो मंत्री के इस्तीफे की आवाज उठनी पड़ती है कि आपने वो फैसला लिया था, उसके फाइनल कंसिक्वेंसेस ये आए हैं, आप इसका जवाब दो और इस्तीफा दो। तो ये एग्जाम्पल है अकाउंटेबिलिटी का। अब देखो अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक्शन के खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है। जब एक्शन कोई होगा, मतलब सरकार ने कोई काम किया है, तभी तो उसके फाइनल कंसिक्वेंसेस होंगे ना, तभी तो सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बिना एक्शन के तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो ही नहीं सकती। लेकिन
इसका उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक प्रकार से ऑब्लिगेशन है कि आप जो असाइन टास्क है उसे कंप्लीट कीजिए, आपकी जो ऑब्लिगेशन है उसे फुलफिल कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सरकार को देखो हमने चुना है विकास करने के लिए, बेसिक मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार बेसिक एमिनिटीज जनता को प्रोवाइड करे। समझ गए? मतलब हमने सरकार को एक टास्क दिया है कि आपको ये काम करना है, तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि जो टास्क दिया गया है जनता के द्वारा सरकार को, उस टास्क को पूरा करें। तो ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार से ऑब्लिगेशन है किसी असाइन टास्क को पूरा करने की। जैसे देखो आपने अपने विधायक को चुना है, आपके विधायक की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी आवाज असेंबली में या फिर संसद में पहुंचाए। मतलब विधायक है तो संसद में नहीं पहुंचाएगा, असेंबली में ही पहुंचाएगा। समझ गए? तो ये फर्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार से पर्सन को ओब्लाइज करती है कि जो टास्क आपको दिया गया है वो टास्क आप कंप्लीट कीजिए, जबकि दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी टास्क खत्म हो जाने के बाद आंसर मांगती है कि आपने जो एक्शन लिया था, टास्क आपने कंप्लीट किया है, उसके ये परिणाम निकले हैं, तो आप जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये तो आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया। अब लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखने हो तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अकाउंटेबिलिटी देखो एक फॉर्मल कंसेप्ट है, ये इनफॉर्मल कंसेप्ट है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार से मोरल और एथिकल होती है। अब सरकार नहीं भी काम करेगी तो ऐसा नहीं है ना कि कोई कार्रवाई हो जाएगी सरकार के खिलाफ। अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो आप नहीं चुनिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने अपनी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले नहीं किया है। लेकिन अगर देखो कोई गलत काम सरकार कर देती है, मतलब सरकार में बैठे जो लीडर्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके परिणाम गलत निकलते हैं, तो फिर उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी तो हो सकती है ना। तो अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार से लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरल और एथिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होती है। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होती है डिसीजन के बाद, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिसीजन से पहले स्टार्ट होती है। बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि आप डिसाइड कीजिए, आप काम कीजिए। अकाउंटेबिलिटी के तो देखो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स वेल डिफाइंड नहीं होते। जैसे सरकार ये बोलते हैं कि भैया ये हमारा टास्क है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी एक्सटर्नल होती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल होती है। ये 5 डिफरेंस आप लिख सकते हो। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।